हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। अभी तक जितना हम लोग डिस्कस किए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और उसमें हमेशा हम लोग यूज करते थे नॉर्मल मोलर मास, या सिंपली उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। और यहाँ हम लोग को क्या देखना है, एबनॉर्मल मोलर मास। और वहाँ जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग टर्म यूज किए थे मोलर मास यूज कर रहे थे, फिर एबनॉर्मल मोलर मास की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, हम जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी अच्छा रिजल्ट देगा। उसके लिए क्या क्या कंडीशन था? एक तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, साथ ही साथ हम ये कह रहे थे कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देखना है कि सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट में जाने के बाद, यानी सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूट पार्टिकल का क्या होना चाहिए, ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना तो एसोसिएशन होना चाहिए। क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा, और उस सिचुएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। अगर हम मान रहे हैं कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। यहाँ हम मान रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ये भी मान रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब हम ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं जिसका सॉल्यूशन में, जिसको अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्या हो जा रहा है, या तो डिसोसिएशन हो जा रहा है या तो एसोसिएशन हो जा रहा है। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, अगर हम कह रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो इंक्रीज कर जाएगा, और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। और जब हम कह रहे हैं कि अगर सॉलिड पार्टिकल का मान लीजिए एसोसिएशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा, जैसे ही एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट जाएगा, और घटेगा तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर सॉलिड पार्टिकल का सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। आपको केस आएगा, इसमें दोनों केस हम डिस्कस करेंगे, डिसोसिएशन में भी और एसोसिएशन में। तो यहाँ क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो वन टफ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक फैक्टर यूज किया। जैसे हम कर रहे हैं, देखिए सिंपल समझिए, जैसे हम KCl है, नॉर्मल समझिए इसको, वाटर में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं KCl को तो क्या होगा, K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। सिंपली इसको समझिए इसके, और डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी होता है। मान लीजिए हम 1 मोल KCl को डिजॉल्व कर रहे हैं 1 किलोग्राम वाटर में, 1 मोल KCl को डिजॉल्व कर रहे हैं 1 किलोग्राम वाटर में, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी तो 1 हो जाएगा, मोलालिटी 1 होगा ये। और KB वाटर के लिए क्या होता है, 0.52, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या होगा, 0.52 इंटू 1। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखिए यहाँ क्या है, 1 मोल हम ले रहे हैं KCl, लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो गया, 2 मोल जनरेट हो जा रहा है पार्टिकल, तो 2 मोल जनरेट हो जा रहा है पार्टिकल, तब तो मोलालिटी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 2 टाइम्स बढ़ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 2 टाइम्स बढ़ गया। अब मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू आप जानते हैं कि गिवन मास अपन मोलर मास, साथ ही साथ ये भी जानते हैं मोलालिटी को हम अगर यहाँ लिखते हैं, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n अपॉन, और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अगर A से डिनोट कर रहे हैं तो WA, ये kg में, ये होता है मोलालिटी।
और मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बी ये हो जाएगा एम बी और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए के जी। देखिए यहाँ एक्चुअल में क्या हो गया, मोलरिटी 2 टाइम्स बढ़ गया, मास में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्यूट के मास में तो कोई चेंज नहीं, हम तो 1 मोल ही डिजॉल्व कर रहे हैं। सॉल्वेंट के मास में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम यूज करेंगे, लेकिन मोलरिटी 2 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो मोलर मास 2 टाइम्स घट गया, मोलर मास 2 टाइम्स घट गया, तभी मोलरिटी 2 टाइम्स बढ़ गया। मोलर मास 2 टाइम्स हो जाएगा यानी चेंज हो जा रहा है, मोलर मास डिक्रीज कर रहा है। अगर इसका जितना आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उससे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर इसका मोलर मास हम कर रहे हैं, पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का कितना है 35.5, कितना हो जाएगा आपको 0.5, ये हो जाएगा 4 और ये 74.5, लेकिन इतना होगा नहीं, 74.5/2 हो जाएगा मोलर मास, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया 2 टाइम्स बढ़ गया, यानी मोलर मास 2 टाइम्स घट गया। तो देखिए जो भी होगा ये मोलर मास आएगा, हम लोग निकालेंगे एक्सपेरिमेंट के हेल्प से मोलर मास, तो इतना आएगा मोलर मास 74.5 नहीं आएगा, बल्कि कितना आ जाएगा 74.5/2, इतना आ जाएगा मोलर मास। तो ये मोलर मास क्या हो जा रहा है, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू 74.5, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमारा मोलर मास कितना आ जा रहा है 74.5/2। तो ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास नहीं है, बल्कि क्या है एबनॉर्मल मोलर मास है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम सॉलिड पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं तो या तो उसका एसोसिएशन हो जा रहा है या तो डिसोसिएशन। अगर उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा तो जो हमारा नॉर्मल मोलर मास है वही क्या हो जाएगा, सेम होगा, यानी मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा क्या होगा, डाटा कैलकुलेटेड भी होगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो गया, मोलर मास 2 टाइम्स घट गया। ऐसा कहाँ होगा, जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन के केस में मोलर मास घट जाएगा, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, मोलर मास घट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं देखिए यहाँ डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ जा रहा है, इसलिए मोलर मास क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। लेकिन एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एसोसिएशन के केस में ठीक उल्टा होगा, क्योंकि एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो क्या हो जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास आपका बढ़ जाएगा। एक केस ले रहे हैं जैसे एसोसिएशन का, हम कह रहे हैं एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हम लोग ले रहे हैं, आपको एसिटिक एसिड है 2 मोल इसका, बेंजीन में ले रहे हैं, क्योंकि बेंजीन में क्या हो जाता है, एसोसिएशन होता है 2 मॉलिक्यूल का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लो होता है, इसीलिए इंट्रैक्शन हो जाता है, 2 पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इनके बीच में। देखिए डाइमेराइज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड उसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इसका आईपीएससी नेम है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को अगर बेंजीन में ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, डाइमेराइज हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल लिए थे 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल, अब हो जाएगा कितना 1 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो डिक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो ध्यान दीजिए कुछ भी हम देखें, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चाहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। के बी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। देखिए मोलरिटी तो घट जाएगा यहाँ,
क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा। अब मोलालिटी घट जाएगा तो डेल्टा पी, जो डेल्टा टी बी की वैल्यू है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, जितना चेंज होना चाहिए, जितना इंक्रीज करना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में घट जा रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में घट गया, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा कि घटेगा? मोलर मास तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछला केस में यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है तो ये डेल्टा टी बी की वैल्यू बढ़ जा रहा है, इसलिए मोलर मास घट जाएगा। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ मोलालिटी है, और मोलालिटी में मोल आता है, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोल को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास की। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मोलर मास की वैल्यू घट रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ही घट रहा है, तो मोलर मास क्या करेगा, मोलर मास इंक्रीज कर देगा। तो जो मोलर मास कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, जैसे डिसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या हो रहा है, जो ऑब्जर्व मोलर मास, या उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एक तरह से, तो उसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास ही। तो जहाँ डिसोसिएशन हो रहा है उस केस में मोलर मास घट जा रहा है, एसोसिएशन के केस में मोलर मास बढ़ जा रहा है। जबकि अब जितना हम लोग पीछे स्टडी किए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो वहाँ क्या हो रहा था, पार्टिकल का ना तो सॉलिड पार्टिकल का ना तो डिसोसिएशन हो रहा था ना तो एसोसिएशन हो रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सॉलिड पार्टिकल का डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए, उस सिचुएशन में मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो आप कैलकुलेट करेंगे वो मोलर मास नहीं रहेगा। तो चेंज हो रहा है यहाँ मोलर मास, जिसको हम लोग ऑब्जर्व मोलर मास भी कहते हैं या एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। आप इसके हेल्प से, एग्जाम्पल है उसके हेल्प से समझ चुके होंगे किस सिचुएशन में आएगा एबनॉर्मल मोलर मास। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अगर हमारा सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद या तो डिसोसिएशन हो जाए या तो एसोसिएशन होगा, तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा। डिसोसिएशन के केस में उसका मोलर मास घट जाएगा, यानी एबनॉर्मल मोलर मास उसको कहेंगे, घट जाएगा। और एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा, जिसको एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। जो हम लोग सिंपली कैलकुलेट करते हैं वो अलग होगा, और एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू अलग होगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्यों ये वैल्यू बढ़ जा रहा है। देखिए 2 टाइम्स बढ़ गया, हम लोग तो डाटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ मोलालिटी तो हमारा 1 है, लेकिन 2 टाइम्स। तो वांटप ने क्या किया, एक साइंटिस्ट वांटप थे, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया इसमें। देखिए यही है फॉर्मूला, अगर ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, केसीएल के केस में 2 टाइम्स हो गया डाटा, तो उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई। इस केस में कितना होना चाहिए आई की वैल्यू 2 होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जा रहा था, 2 टाइम्स बढ़ जा रहा था। तो उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, इसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं वांटप फैक्टर। ध्यान दीजिए इस सिचुएशन में अगर वांटप फैक्टर हम यूज करेंगे तो ये जितना वैल्यू है हमारा क्या होगा, कैलकुलेटेड डाटा यूज करेंगे। ये क्या है, कैलकुलेटेड। ये क्या डाटा आपका एक्सपेरिमेंटल होगा, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरा डाटा क्या होगा, कैलकुलेटेड। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी अपॉन के बी इंटू मोलालिटी। और ये क्या है वैल्यू, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल, ये वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड। ये वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड। तो आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वांटप फैक्टर के बारे में। तो चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एबनॉर्मल मोलर मास का सिचुएशन कहाँ एराइज होगा, या तो हमारा केस क्या हो, या तो डिसोसिएशन का या तो एसोसिएशन का। तो ये एक तो डिसोसिएशन में हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम देखे थे, जैसे KCl हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं KCl को, सॉलिड है, ये टूट जाएगा, वाटर है, लिक्विड है आपका, ये हो जाएगा K प्लस एक्वस
और Cl माइनस एक्वस। उसी तरह NaCl ले लें, वाटर में क्या हो जाए Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। कुछ एसोसिएशन का केस ले रहे हैं, यानी यहाँ एबनॉर्मल मोलर मास का आएगा केस, यहाँ एबनॉर्मल मोलर मास चेंज हो जाएगा, इस केस में घटेगा। अब एसोसिएशन का केस होगा, एसोसिएशन में क्या होगा, मान लीजिए हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड, बेंजीन में एसिटिक एसिड को ले लेते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, IPAC नेम है इसका। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लो होता है, इसलिए इंटरेक्शन होगा टू मॉलिक्यूल के बीच में, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे फॉर्म्स डाइमर। ये टू मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल तो घट जाएगा, सॉलिड पार्टिकल घट जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में मास घट जाएगा। तो ये जो मास हम लोग निकालेंगे ये क्या होगा आपका, इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। जो हम लोग फार्मूले से निकालते हैं वो क्या होता है, वो कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास। ये हो गया। अब कैसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज हो रहा है, इसके चलते हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि एक तरह से क्या हो जाएगा, वो भी तो एबनॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर। और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जहाँ अगर पार्टिकल का एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल का एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो, उस सिचुएशन में हम लोग अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो जो नॉर्मल वैल्यू होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल का। अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस समय जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगा, वो भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। यानी डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल हमारा बढ़ जाएगा, एसोसिएशन के बाद पार्टिकल घट जाएगा। तो ये द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या अभी बताए थे हम कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली पर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल टेकन, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टेकन, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टेकन, मोल भी लिख सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल टेकन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल टेकन, मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टेकन। और जो एबनॉर्मल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करेगा,
ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा आपका एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ moles of particles after dissociation or association, number of solid particles after dissociation or association। वनटम ने क्या कहा? वनटम ने कहा, एक फैक्टर यूज किया जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। वनटम ने कहा जो आई है क्या होता है? एक रेशियो होता है, जो कि हम बताए थे, जो फार्मूला आया था हम क्या बताए थे? डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है? आई और के बी इंटू मोलालिटी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही तो वनटम फैक्टर है, डेल्टा टी बी। ये ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल है वैल्यू, ये पूरा वैल्यू क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, इसको नोट कर लेना है। और नीचे वाला ये डाटा क्या है? कैलकुलेटेड है। ये भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जब जहाँ डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता था तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लेते थे? के बी इंटू मोलालिटी। तो ये हमारा क्या है? थ्योरेटिकल है, एक तरह से कैलकुलेटेड है। तो ये वैल्यू क्या है हमारा? कैलकुलेटेड है, के बी इंटू मोलालिटी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटल। ये डेल्टा टी बी क्या है? डेल्टा टी बी क्या है? कैलकुलेटेड है। क्या है? कैलकुलेटेड। तो यही वनटम फैक्टर है। तो आप वनटम फैक्टर को आसानी से आप इसको देख रहे हैं। क्या है वनटम फैक्टर? वनटम फैक्टर को कह सकते हैं, वनटम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, ये कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे, या इसको हम लोग एबनॉर्मल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल कहिए या एबनॉर्मल कहिए या ऑब्जर्व्ड कहिए, इसको ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वनटम फैक्टर क्या है? वनटम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड ही तो नॉर्मल है। तो वनटम फैक्टर क्या है? वनटम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऐसे कह सकते हैं वनटम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड। या ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है आपका? कैलकुलेट किए हैं हम लोग, या इसको थ्योरेटिकल बोलते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं तो इसको थ्योरेटिकल बोल लीजिए, इसको ऑब्जर्व्ड बोल रहे हैं तो इसको कैलकुलेटेड बोल लीजिए, इसको अगर आप एबनॉर्मल बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल बोल सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वनटम फैक्टर क्या है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं वनटम फैक्टर क्या है। तो वनटम फैक्टर क्या है? वनटम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वनटम फैक्टर इसको आई से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? इट इज ए रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव, टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एबनॉर्मल की जगह क्या रह सकता है? एबनॉर्मल की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? टर्म ऑब्जर्ड। ऑब्जर्ड भी यूज किया जा सकता है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? एबनॉर्मल। इसको किस नाम से जाना जा सकता है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को क्या बोल सकते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लीजिए, कॉलिगेटिव, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको किस नाम से जान सकते हैं? और एबनॉर्मल क्या है? एक तरह से आपका ऑब्जर्ड है, ऑब्जर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको किस नाम से जान सकते हैं? इसी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग इस नाम से एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए एक ही चीज इतने नाम से, या तो इसको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एबनॉर्मल का अपोजिट क्या है? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी यहाँ क्या होना चाहिए? पार्टिकल का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है। एबनॉर्मल हो गया, ऑब्जर्व की जगह क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको किस नाम से जान सकते हैं? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए तो यहाँ एबनॉर्मल को किस नाम से जान सकते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऑब्जर्व्ड कहें, या उसको एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल को क्या बोल सकते हैं हम लोग? कैलकुलेटेड कह सकते हैं, या थ्योरेटिकल कह सकते हैं। तो क्या है क्वांटम फैक्टर? इट इज रेशियो ऑफ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड। यहाँ नॉर्मल की जगह क्या बोल सकते हैं? कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। तो क्या है? रेशियो है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एबनॉर्मल या कहीं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो जाएगा ये। या इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए ऑब्जर्व्ड किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और कैलकुलेटेड किस पर डिपेंड करता है? हम लोग जितना पार्टिकल लेते हैं, सॉलिड पार्टिकल जितना लेते हैं उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ moles of solute particles after dissociation or association
अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टेकन, सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन, ये हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या हो जाएगा यहाँ, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये तो रेशियो है, देखिए ऑब्जर्व के जगह उल्टा यहाँ रखेंगे ना, ये क्या है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रखेंगे तो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो एबनॉर्मल की जगह आप रखेंगे तो 1 एबनॉर्मल मोलर मास, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 फिर ऊपर चला जाएगा। तो और हम लोग लिख सकते हैं क्वांटम फैक्टर आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आई इक्वल टू लिख सकते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ध्यान दीजिए ये सब हो गया, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। इस तरह से क्वांटम फैक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर जितना हम लोग क्या देखे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जहाँ डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा था सॉलिड पार्टिकल का, वहाँ क्या था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफरेंट इक्वेशन आया था, वहाँ क्या चेंज लाना होगा, अभी बताए थे एक क्वांटम फैक्टर यूज करना होगा हमको, फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो जितने थे हमारे 4 इक्वेशन थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उसमें एक क्वांटम फैक्टर यूज करना होगा जिसे हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ क्या होगा आई डेल्टा, अगर हम ले रहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो नीचे का टर्म तो कट जाएगा, ये लोअरिंग हो जाएगा। ये क्या है ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आई। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उस सिचुएशन में क्या होता था एन बी अपॉन एन ए। ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कंसंट्रेटेड है तो उस समय हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर टर्म क्या आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ये तो सिर्फ आई बचेगा, ये तो यहाँ आ गया। उसी तरह आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और एक तो ये हो गया आई इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं हम, अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से लिखना है तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन क्या होगा डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। और क्या हो सकता है डेल्टा टी एफ, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। और क्या हो सकता है आई का वैल्यू पाई, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड। इस तरह से जो भी दिया रहेगा आप रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जितना है आई की वैल्यू डिफरेंट सब आई है, हर सिचुएशन में निकाल सकते हैं आप आई। अगर इससे प्रॉब्लम रिलेटेड रहेगा तो हम लोग क्वांटम फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड उसके हेल्प से, और यहाँ रहेगा तो उसके हेल्प से निकालेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा तो उसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो आपका देख रहे हैं कि फार्मूला चेंज हो गया।
अब ऑब्जर्व्ड क्या होगा, डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड क्या हो गया, आई फैक्टर इनटू डेल्टा पी क्या है, कैलकुलेटेड। और ये क्या हो जाएगा यहाँ, डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू आई फैक्टर इंटू डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड क्या था डेल्टा टी बी, देखिए डेल्टा टी बी आई कैलकुलेटेड डेल्टा टी बी वैल्यू क्या होता है, के बी इंटू मोलालिटी, जहाँ कोई पार्टिकल का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है, ये मानकर हम लोग निकालते हैं। यहाँ भी अगर निकलना चाहे डेल्टा टी पी कैलकुलेटेड क्या होता है इसकी वैल्यू आई, अगर मान लीजिए डाइल्यूट सोल्यूशन है उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में यहाँ एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि यहाँ एन बी को हम नेगलेक्ट कर लिए हैं। अगर मान लीजिए डाइल्यूट नहीं है तो हमको एक नीचे लिखना होगा एन बी अपॉन आई एन बी प्लस एन ए, लेकिन वहीं डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू क्या होगा आई और डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड ये वैल्यू क्या होता है, हम लोग तो कैलकुलेट किए हैं पहले इससे, जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, तो के एफ इंटू मोलालिटी। फिर पाई देखिए ऑब्जर्व्ड, यहाँ से पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई और पाई कैलकुलेटेड, और पाई कैलकुलेट आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी आर टी। इस सिचुएशन में हम लोग मानते हैं ये कैलकुलेटेड है, न तो डिसोसिएशन न तो एसोसिएशन। तो ये तो सारे रिलेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ एक फैक्टर हम लोग आई यूज कर रहे हैं, हर फार्मूले में आई एक फैक्टर यूज कर रहे हैं, और जो भी ये डाटा ले रहे हैं एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड है। तो इस तरह से ये आ गया रिलेशन, 4 रिलेशन आ गया। अगर मान लीजिए हम इसको, ये फार्मूले को हर जगह यूज कर सकते हैं, जहाँ डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा तो वन टर्म फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वन टर्म फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगा। हम एक केस लेने जा रहे हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन का, और वहाँ देखेंगे क्या होगा, किस सिचुएशन में वन टर्म फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगा और किस सिचुएशन में वन टर्म फैक्टर की वैल्यू घट जाएगा। थोड़ा सा बताए हैं आपको, वन टर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, एक तरह से रेशियो है, देख ही रहे हैं, एब नॉर्मल टू नॉर्मल। तो नॉर्मल के सिचुएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, तो वन टर्म फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से अधिक होगा। लेकिन वहीं एसोसिएशन के केस में वन टर्म फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में वन टर्म फैक्टर की वैल्यू। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग वन टर्म फैक्टर। दोनों केस में रहे हैं, देख रहे हैं, फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, एन ले रहे हैं और इसका डिसोसिएशन होकर एन पार्टिकल दे रहा है ए का, और स्टार्टिंग टी इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इसका 1 मोल है, ये स्टार्टिंग में क्या है 0 है, और मान लीजिए कंप्लीट हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, टी इक्वल टू आफ्टर कंप्लीट हो गया रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में हो गया, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम एक तरह से। तो क्या होगा 1 माइनस, अब ये ध्यान देना होगा आपको, अगर मान लीजिए ये क्या है,
डिपेंड करता है किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, पूरा का पूरा पार्टिकल टूट जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। मान लीजिए 10 मालिक्यूल है और उसमें से कुछ पार्टिकल डिसोसिएट हो जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट और कुछ डिसोसिएट नहीं हो रहा है, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एसोसिएशन जहाँ हो रहा है उस केस में हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो और इसको बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए सिंपल हम ले रहे हैं, एसिटिक एसिड है, इसको वाटर में ले लिए, ये टूट गया एसिटेट आयन में और H+। क्या होता है, मान लीजिए इसके 10 पार्टिकल लिए, यानी 10 मोल लिए, लेकिन सभी का सभी नहीं टूटा मोल, कुछ इक्विलिब्रियम में आ गया हमारा सिस्टम। इसके मान लीजिए हम कह रहे हैं 4 पार्टिकल टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो कितना होगा, 4 पार्टिकल डिसोसिएट हो गया, यानी 6 पार्टिकल बच जाएगा। 4 पार्टिकल टूटा है, देखिए 1 मालिक्यूल अगर डिसोसिएट हो रहा है तो इसका कितना बन रहा है, एसीटेट आयन का 1 पार्टिकल और H आयन का 1 पार्टिकल। 1 मालिक्यूल अगर डिसोसिएट होगा तो 1 1 बनेगा, तो इसका कितना डिसोसिएट हुआ है, 4। तो 4 से कितना बनेगा, 4 और 4, यानी ये 4 4। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मिनट, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना होता है, इसको हमको डिफाइन करना। कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया है, कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया है। देखिए 10 मॉलिक्यूल लिए थे एसिटिक एसिड का, और उसमें कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, 4 मॉलिक्यूल टूट गया, आयनाइज हो गया, और 6 मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। 4 मॉलिक्यूल टूट गया, चला गया आयनिक फॉर्म में, लेकिन 6 मॉलिक्यूल अभी एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, नंबर मोल भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, या मोल भी टर्म यूज कर सकते हैं, मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। तो यहाँ ध्यान दीजिए समझने जो है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हुआ, 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, कितना लिए थे 10 मॉलिक्यूल, तो ये अल्फा की वैल्यू कितना होगा 0.4। और कभी पूछ देता है परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कितना हो जाएगा 4 × 0.4 × 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40%। तो ये निकल जाएगा आपका परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, 100 में कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा 40। देखिए 10 में 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। लिए थे कितना 10, डिसोसिएट कितना हुआ तो 4, तो 4/10 यानी 0.4, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे, 40% हो जाएगा, यानी 100 मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। और 60 मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 40 टूट जाएगा आयनिक फॉर्म में हो जाएगा, और 60 मॉलिक्यूल रहेगा आपको एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये आप तो समझ लिए यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो ये तो निकल गया, समझ लिए होंगे आप। तो ये यहाँ मान लीजिए कि हम इसका मान लें 1 मोल है, स्टार्टिंग में ये 0 है, हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम में आ गया, रुक गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो क्या है, अगर यहाँ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो क्या लिखेंगे 1 - अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा 1 मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हो रहा है तो कितना पार्टिकल मिल रहा है, n पार्टिकल मिल रहा है, तो अल्फ़ा डिसोसिएट होगा तो कितना मिलेगा n अल्फ़ा,
अल्फ़ा टूटेगा मालिक्यूल तो कितना मिलेगा, एन अल्फ़ा। 1 टूट रहा है तो एन पार्टिकल मिल रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है तो कितना मिलेगा आपको पार्टिकल, एन अल्फ़ा, एन अल्फ़ा। आप समझ लीजिए होंगे या इसके हेल्प से समझिए, आप कोशिश समझने की कोशिश करें क्या है ये अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 1 मालिक्यूल के लिए डिफाइन होता है। तो अल्फ़ा मालिक्यूल हमारा किस फॉर्म में चला गया, ये डिसोसिएट हो गया और कितना पार्टिकल मिला, एन अल्फ़ा। तो वन टफ फैक्टर कैसे होगा, वन टफ फैक्टर इक्वल टू आई इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए, यही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है डिसोसिएशन होने के बाद, दोनों को ऐड करिए तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। और टेक एन कितना लिए थे, 1, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। और डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ेगा, यानी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है 2। ध्यान दीजिए यहाँ से ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा आई का वैल्यू इस सिचुएशन में ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी डिसोसिएशन होगा तो वन टफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसको आराम से समझिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोकस करिएगा, इसको समझना है, थोड़ा सा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, आई की वैल्यू निकल गया, ये ग्रेटर देन 1 होता है, इसको फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आई इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम में, अल्फ़ा की वैल्यू दिया रहता है, कितना पार्टिकल में टूट रहा है ये भी दिया रहता है, और वन टफ फैक्टर पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, हम प्रॉब्लम कराएंगे तो आप आसानी से इसको अचीव कर लेंगे। अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये जनरली हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक होगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा क्या है, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सिंपल है, उसके लिए आप वन टू फैक्टर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, उस सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे वन टू फैक्टर की वैल्यू। जैसे हम कर रहे हैं KCl है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, टूट जाएगा वाटर में, क्या टूटेगा, K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। और ध्यान दीजिए T इक्वल टू 0 पर ये हम मान लेते हैं 1 मोल है, 0 0 और कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1। स्टार्टिंग में क्या है इसका 1 मोल है, 0 0, और जब पूरा डिसोसिएशन हो गया तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइज हो गया, पूरा का पूरा KCl टूट गया। तो इस सिचुएशन में आपको अगर पूछा जाए कि KCl मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा है, नहीं भी लिखा रहेगा कंप्लीट डिसोसिएशन, सिर्फ लिख देगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में आप निकाल सकते हैं वन टफ फैक्टर की वैल्यू। तो वन टफ फैक्टर आई इक्वल टू क्या होगा, अभी देखे थे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितना होगा पार्टिकल, तो 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और ये कितना थे 1, तो आई की इक्वल टू कितना हो गया 2, आई इक्वल टू 2। मान लीजिए हम एक और ले रहे हैं कंपाउंड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है
और एक कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है, और ये टूट रहा है वाटर में, Mg2+ एक्वस और 2Cl- एक्वस। ध्यान दीजिएगा T = 0 पर इसका 1 मोल है, ये 0 0 है, और कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा तो 1 आयन इसका 2 आयन इसका, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा। इस सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या होगा वनटॉप फैक्टर का, देखिए डिसोसिएशन के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं I = डिसोसिएशन के आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल हो गया 3, और लिए कितना थे 1, लिए थे 1, T = 1, तो I = कितना हो गया 3। तो इस तरह से किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग वनटॉप फैक्टर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ेगा किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, क्योंकि वहाँ कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो ये तो हो गया डिसोसिएशन का केस। यहाँ क्या हो रहा था देख रहे थे, डिसोसिएशन के केस में वनटॉप फैक्टर की वैल्यू क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 1, वनटॉप फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फॉर डिसोसिएशन क्या आया था, I > 1, I > 1, और I क्या है वनटॉप फैक्टर, और देखिए I वनटॉप फैक्टर, इसको क्या लिखे थे, I = नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। और ये क्या होता है डिसोसिएशन केस में ग्रेटर देन 1। तो आप समझ सकते हैं डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, मोलर मास घटेगा कि बढ़ेगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से छोटा है, यानी एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू घट जाएगा, यानी डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू घट जाएगा, यानी एबनॉर्मल मोलर मास लेस देन नॉर्मल मोलर मास। किसके केस में, जब क्या होगा डिसोसिएशन होगा, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रहा है, उस सिचुएशन में एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू कम हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास से। ये हो गया, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग अब चलेंगे डिस्कस करने इसके बारे में एसोसिएशन के केस में। तो फॉर एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा, कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनेगा, बिगर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। हम कर रहे हैं जैसे ए के पार्टिकल एन पार्टिकल है और एसोसिएट होकर ये बना रहा है आपको एन। T = 0 पर क्या है, अगर इसके 1 मोल ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में 0 है। T = मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। यहाँ अल्फा लेंगे हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन, 1 - अल्फा। n पार्टिकल मिलकर कितना पार्टिकल जनरेट कर रहा है, 1 पार्टिकल जनरेट कर रहा है, n पार्टिकल मिलकर 1 पार्टिकल जनरेट कर रहा है। तो अल्फा ये क्या है, इतना ही मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, अल्फा ही मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है। तो 1 से कितना बन रहा है 1/n, तो अल्फा से कितना बनेगा अल्फा/n, अल्फा/n। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, सिर्फ जनरेट कितना करेगा अल्फा/n।
तो यहाँ वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और ये कितना थे स्टार्टिंग में 1, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एसोसिएशन हो रहा है, मान लीजिए डाइमर फॉर्म हो रहा है ऐसे कुछ, 2A मिलकर A2 हो जा रहा है, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इस सिचुएशन में लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। इस वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। ये वैल्यू क्या है, ये तो लेस देन 1 है, ये तो लेस देन 1 है, तो एब नॉर्मल मोलर मास इधर जाएगा, एब नॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन नॉर्मल मोलर मास। तो इस सिचुएशन में अब नॉर्मल मोलर मास बढ़ जाएगा। आप देखे भी हैं, जैसे एसिटिक एसिड का केस लिए थे बेंजीन में, बेंजीन सॉल्वेंट था, उसमें एसिटिक एसिड डिजॉल्व कर रहे थे, तो एसोसिएशन हो रहा था, डाइमर फॉर्म हो रहा था, और डाइमर फॉर्म होने के चलते उसका जो मोलर मास क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, जिसको एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग बोल रहे थे। तो जहाँ एसोसिएशन होगा तो वहाँ उस केस में क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू नॉर्मल मोलर मास से अधिक होगा। नॉर्मल मोलर मास का मतलब जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी निकालते हैं मोलर मास, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से आएगा वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। तो जहाँ एसोसिएशन होगा तो बेशक वहाँ क्या होगा, एसोसिएशन होगा तो छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर बिगर मालिक्यूल फॉर्म करेंगे, और उस सिचुएशन में मोलर मास बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, बिगर मालिक्यूल टूट कर स्मॉलर मालिक्यूल जनरेट करेगा, तो वहाँ मोलर मास घट जाएगा। तो आप इसको तो समझ लिए होंगे, जहाँ डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगा, वन टॉप फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, और जहाँ एसोसिएशन होगा वहाँ वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा। लेकिन जहाँ न तो एसोसिएशन हो और न तो डिसोसिएशन हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, आई इक्वल टू 1 होगा, आई इक्वल टू 1 होगा। तो वीडियो पॉज करिए और इसको आप नोट कर लीजिए। आप सिंपली एक क्वेश्चन अगर हम ले लें कि मान लीजिए कि एसिटिक एसिड है, या कोई जनरल भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि हम कर रहे हैं 2, एक है 2 पार्टिकल मिलकर A2 जनरेट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर इसका 1 है, ये 0 है, t इक्वल टू टी कंप्लीट हो गया, क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, तो कितना होगा अल्फा अपॉन 2। और ये जितना पार्टिकल, ये पूरा हम मान रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन उसका कितना है 1 है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 है। जितना भी मालिक्यूल है सबका सब डाइमराइज कर गया, जितना मालिक्यूल है सबका सब डाइमराइज कर गया, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू कितना है 1 है। अब बताए थे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड अपॉन टेकन, इसमें क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड अपॉन टेकन। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाए तो आई की वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1। ये कितना है देखिए, एसोसिएशन के बाद कितना होगा पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, लिए कितना थे 1। अगर अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू रखिए 1 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2, नीचे तो 1 हो जाएगा यानी 1 अपॉन 2, हाफ हो जाएगा, आई की वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम और सॉल्व कराएंगे। इसको वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड। तो इसको
देखिए हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। से एक क्वेश्चन है, से अल्युमिनियम सल्फेट है और एक अल्युमिनियम सल्फेट मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका निकालना वन टफ फैक्टर। अगर मान लीजिए आगे आपको अल्युमिनियम सल्फेट दिया रहेगा और कहेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है प्रॉब्लम में लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका फाइंड करना है आपको वन टफ फैक्टर की वैल्यू। कभी कभी ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा रहता है, अगर वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दिया है तो अल्फ़ा हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो इसका फाइंड करना आपको वन टफ फैक्टर की वैल्यू। तो बताएं, देखिए इसको तोड़ लीजिए आप, डिसोसिएट कर लीजिए अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस टूटेगा तो क्या होगा 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस। तो मालूम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 इसका तो नंबर और साथ ही साथ इसका चार्ज, ये 3 क्या है सल्फेट का नंबर और एल्युमिनियम का चार्ज क्रॉस हो जाता है। और t = 0 पर देखें तो क्या है, ये 1 है, ये 0 0 और मान लीजिए कंप्लीट हो गया t = t इक्विलिब्रियम, या कंप्लीट हो गया। इक्विलिब्रियम भी ले सकते हैं या कंप्लीट, जो भी लेना, पूरा डिसोसिएट हो गया तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 5 और ये कितना थे 1, तो वन टफ फैक्टर की वैल्यू कितना होगा 5। वन टफ फैक्टर की वैल्यू 5 आ गया। अब किसी भी सॉल्ट के लिए मान लीजिए ये तो क्वेश्चन हो गया, और भी हम कहेंगे तो आप कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो से आपको दे दिया है मान लीजिए K4 FeCN6 और इसका पूछ रहा है वन टफ फैक्टर निकालिए। तो अब क्या अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मानेंगे तो क्या होगा 4K प्लस और प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब पढ़ना है। CN6 जितना प्लस है, जितना चार्ज ऑफ कैटायन उतना ही चार्ज ऑफ एनायन 4 माइनस हो जाएगा। t = 0 पर है, अगर इसका 1 मोल है तो ये 0 0, मान लीजिए कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कि 1 मालिक्यूल अगर इसका डिसोसिएट होगा तो इसके कितने मिलेंगे 4 पार्टिकल और इसके 1 पार्टिकल, तो आई की वैल्यू कितना होगा टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 5 और ये कितना थे 1, तो हम वन टफ फैक्टर की वैल्यू 5 आ गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा तो वहाँ तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, वन टफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में वन टफ फैक्टर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको वन टफ फैक्टर निकालना होगा इस तरह से। और देख लेते हैं, मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ दिया है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, तो उस सिचुएशन में कैसे हम लोग वन टफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 मान लेते हैं हम इसको। एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड दिया है और इसका अल्फ़ा की वैल्यू दिया है, एसिटिक एसिड के अल्फ़ा की वैल्यू दिया है। हो सकता है इसका कंसंट्रेशन भी दिया हो, उस सिचुएशन में भी हम लोग निकाल लेते हैं वन टफ फैक्टर की वैल्यू। एसिटिक एसिड दिया है, इसका पूछ रहा है वन टफ फैक्टर की वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू दिया है एसिटिक एसिड के लिए। मान लीजिए कुछ कंसंट्रेशन भी दे दे, मान लीजिए कंसंट्रेशन C है और इसका अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का दे दिया 0.3, इसी इसका कंसंट्रेशन है।
अब पूछ रहा है आपसे कि वन टफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आप इस सिचुएशन में। CH3 है, COOH टूटेगा तो क्या होगा, CH3 COO माइनस H प्लस। T=0 पर देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम है, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ए बी और ए बी। 100% तक डिसोसिएशन नहीं होगा, आप ऐसे एरो बना सकते हैं। स्टार्टिंग में C=0 है, 0 0। मान लीजिए T इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, C 1 पार्टिकल से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा किसके लिए डिफाइंड होता है, 1 पार्टिकल से, तो C से कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, C अल्फा। ए कितना हो जाएगा, C अल्फा। तो आई का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरा कितना हो जाएगा डिसोसिएशन के बाद, पूरा ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा C प्लस C अल्फा। और नीचे कितना हो जाएगा, C लिए थे, C कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपन C से कैंसिल आउट। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू तो दिया है 0.3, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.3 इक्वल टू आ जाएगा 1.3। इस तरह से वन टॉप फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज में दिया रहेगा, मान लीजिए अल्फा की लिखा रहेगा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 30%। 30% का मतलब क्या है, 0.3 है। 30% अगर क्वेश्चन में बाय दिया रहता 30%, तो 30% का मतलब कितना है, 0.3। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए कि एसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ क्या दिया रहेगा आपको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा की वैल्यू दिया रहेगा। सेम इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू दिया रहेगा। जैसा कि हम लोग जनरलाइज किए थे, एसोसिएशन का केस और डिसोसिएशन दोनों का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एसोसिएशन का भी क्वेश्चन। एक रिएक्शन ऐसा दिया होगा है, मान लीजिए 3 मालिक्यूल ए का मिलके A3 हो जा रहा है। अल्फा दिया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा दिया है डिग्री ऑफ, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया है, इसकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू मान लीजिए दिया है, अब कुछ दिया है जैसे 0.3। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे 3 है, A3 T इक्वल टू 0 पर, ये 1 है, कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो यूज कर लीजिएगा। आजूम तो कर ही सकते हैं, मान लीजिए इसका 1 मोल है तो इसका 0 होगा। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा अपॉन 3 हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 अपॉन 1 टेकन। अल्फ़ा की वैल्यू दिया है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 प्लस 0.3 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा प्लस 0.1, ये हो जाएगा 0.2 यानी 0.8। तो इस तरह से वन टॉप फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगा इस केस में भी, जहाँ एसोसिएशन होगा। मान लीजिए कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा C, तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कुछ और हम लोग प्रॉब्लम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। यहाँ वन टॉप फैक्टर की वैल्यू आप तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को। क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए 1 × 10⁻³ मोलल सॉल्यूशन ऑफ KX Fe(n)6 इज 7.10 × 10⁻³ केल्विन। डिटरमाइंड X गिवन, X फाइंड करना है, इसमें क्या होगा X की वैल्यू, और क्या दिया है, KF की वैल्यू दिया है वाटर के लिए। यहाँ X की वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को, X की वैल्यू फाइंड करना है।
और प्रॉब्लम कैसे एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, पहले देख लीजिए अब प्रॉब्लम में क्या दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया है और ये इतना है डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया है आपको 7.10 इंटू 10⁻³ केल्विन। और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दिया है 1.00 इंटू 10⁻³ मोलल। ये दिया है आपको कि आपकी वैल्यू दिया ही है, आपको x की वैल्यू निकालना। अगर वांटा फैक्टर की वैल्यू मालूम रहेगा तो हम लोग तो x निकाल लेंगे, क्योंकि अगर देखिए इसको अगर लिखें कंपाउंड को डिसोसिएट करें तो क्या हो जाए FeCN6, डिसोसिएट होगा तो क्या होगा x और K प्लस ये हो जाएगा प्लस FeCN6 और ये हो जाएगा x माइनस, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि x वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, ऐसे जनरल तोड़ दिए हम। तो बताइए x कैसे फाइंड करेंगे। और t इक्वल टू 0 बताए हैं, अगर इसका 1 मोल है तो ये 0 0 होगा। मान लीजिए कंप्लीट हो गया रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में आ गया, कंप्लीट हो गया जो भी, तो ये क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो I इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितना हो जाएगा टोटल ऐड करिए 0 + x + 1 यानी x + 1 और ये कितने थे 1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा x + 1। हमको x फाइंड करना, अगर I की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू तो निकल जाएगा, आराम से निकालेंगे हम लोग। अब ये I की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ध्यान दीजिए डेल्टा टी एफ दिया है और आपको क्या दिया है मोलालिटी भी दिया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड कर लेंगे, देखिएगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। t इक्वल टू 0 है, ये t कंप्लीट हो गया। कैसे निकालें हम फाइंड करें I की वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है IKF इंटू मोलालिटी। ये देखिए एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटल I इतना क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू है। I की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि यहाँ I हम लगा दिए तो एक्सपेरिमेंटल I वैल्यू क्या है थ्योरेटिकल, अपॉन क्या लिखेंगे KF इंटू मोलालिटी। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो दिया है प्रॉब्लम में 7.10 इंटू 10⁻³ KF की वैल्यू भी दिया है आपको 1.86 और मोलालिटी भी दिया है सॉल्यूशन में 10⁻³ ये पूरा ये तो कटेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो I इक्वल टू आएगा, कैलकुलेट करिएगा आप लोग, I की वैल्यू आएगा यहाँ आपको 3.82, आप भी कैलकुलेट करिएगा 3.82। देखिए I की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, I तो निकल गया। तो I इक्वल टू क्या है x + 1, I इक्वल टू है x + 1, तो I की वैल्यू हमारा क्या है 3.82 इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा ये घटेगा इधर 2.82, यानी लगभग किसके करीब होगा लगभग 3 के करीब होगा। इंटीजर देख रहे हैं 3 के करीब होगा, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो ये x की वैल्यू क्या होगा 3 के करीब होगा, तो ये x की वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे आपसे x की वैल्यू तो निकल गया, कोई पूछे ये सॉल्यूट है उसका फार्मूला क्या होगा, तो x की जगह 3 रख दीजिए K3FeCN6 ये फार्मूला आएगा, x की वैल्यू 3 रख दिए। तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं
क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ये 0.5% aqueous solution of KCl was found to freeze at -0.24 degree centigrade. Calculate the want-of factor. Calculate the want-of factor and degree of dissociation of the solute at this concentration. want-of factor निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है, दो चीज़। एक तो want-of factor आई की वैल्यू फाइंड करना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करना। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कंसंट्रेशन दिया है 0.5% एक्वस सोल्यूशन है। अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, लेट द मास ऑफ द सोल्यूशन भी 100 ग्राम, तो देखिए सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, क्योंकि 0.5% का मतलब क्या, अगर 100 ग्राम हम अगर सोल्यूशन को एज्यूम कर रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम, तो हो जाएगा। फिर हम लोग क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, के एफ का वैल्यू दिया है और देखिए यहाँ डेल्टा टी एफ भी निकाल लेंगे हम लोग। एज्यूम कर लेते हैं लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी KCl इक्वल टू हो जाएगा 0.5 ग्राम। KCl सॉल्यूट है एक तरह से, हमारा क्या है ये W भी मान लेते हैं इसको, सॉल्वेंट क्या ये किसका मास है, सॉल्यूशन का है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट है वाटर आपका, 100 में से 0.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 99.5 ग्राम, ये हो जाएगा WA सॉल्वेंट। देखिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको क्या दिया है, ये डेल्टा TF तो निकालेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF, ये किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें KCl डिजॉल्व किए उसके बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। जानते ही हैं डिप्रेस कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो डेल्टा TF इक्वल टू कैसे निकलेगा, डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ये वैल्यू है 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्लस हो जाएगा, ये तो 0 है तो हो जाएगा 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से डेल्टा TF की वैल्यू हो गया। चूँकि चेंज है आप कैल्विन में भी ले सकते हैं, सेम होता वैल्यू, चाहे चेंज की बात आती है तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखें और चाहे कैल्विन लिखें। अब हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे अपना, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, IKF इंटू मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि ये इतना क्या है कैलकुलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप फाइंड कर सकते हैं। आप मोलालिटी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू IKF, मोलालिटी की जगह क्या लिखेंगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB टू WA। सब तो वैल्यू गिवन है, आपको I फाइंड करना है, यहाँ KF भी गिवन है, डेल्टा TF गिवन है, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं सबका। डेल्टा TF की वैल्यू कितना है 0.24, इसकी वैल्यू है। I की वैल्यू निकालना है, IKF है आपका 1.86, W भी कितना दिया है 0.5 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 हो जाएगा अपॉन MB मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा, KCl का निकाल लीजिए, इसका 39 प्लस 39 पोटेशियम का, और Cl का कितना है, KCl इसमें 39 है, Cl का 35.5 ऐड करिए 0.54 ये हो जाएगा आपको 74.5 हो जाएगा इसका मोलर मास KCl का। रख देते हैं मोलर मास KCl का 74.5 इंटू ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 99.5 ग्राम। तो I की वैल्यू निकल जाएगा, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, I की वैल्यू आएगा आपको 1.92, I की वैल्यू आ रहा है 1.92, इस तरह से निकल गया। देखिए
हम लोग निकाले वन टफ फैक्टर की वैल्यू। अब हम लोग को क्या चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू। KCl जब टूटेगा तो क्या होगा, K प्लस Cl माइनस T इक्वल टू 0 पर क्या है इसकी वैल्यू, अगर 1 मान लेते हैं 0 0, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा, वो अल्फ़ा देखिए KCl टूटेगा तो 1 पार्टिकल इसका बनेगा, 1 पार्टिकल इसका बनेगा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा अल्फ़ा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ऐड कर दिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, यानी I की वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग 1.92, ये 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 0.92, यानी कितना परसेंट, 92%। ये कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा इक्वल टू 92%। अल्फ़ा हो जाएगा 92%, 92% डिसोसिएशन हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 92, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 92%। तो देखिए प्रॉब्लम आप समझिए, पहले तो अपने से प्रयास करिए कि बनाइए, अगर अपने से नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं क्या है। A 1.17% solution of NaCl is isotonic with 7.2% solution of glucose. Calculate one top factor of NaCl. NaCl का वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी I की वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसके लिए, NaCl के लिए कैलकुलेट करना है। NaCl के लिए आपको वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वन टॉप फैक्टर की वैल्यू, इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दें यहाँ क्या क्या दिया है। NaCl का सॉल्यूशन का दिया है परसेंटेज 1.17, और ये किसके साथ आइसोटोनिक है 7.2%। अगर 100 ग्राम एज्यूम कर लें या 100 ml एज्यूम कर लें सॉल्यूशन को, तो उसमें कितना हो जाएगा ये NaCl 1.17 ग्राम, और इसको भी 100 एज्यूम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका मास ग्लूकोज का 7.2 ग्राम। चूँकि देखिए आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक के लिए क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, किसका, अगर हम जो ले रहे हैं NaCl का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ किसका हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, दोनों का सेम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है, ये क्या है NaCl, NaCl का डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ क्या लेना होगा, यहाँ तो वन टॉप फैक्टर लेना होगा I, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये तो कैलकुलेटेड है, अब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। और चूँकि यहाँ कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन NaCl का क्या है C1 है, C1RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन C2 ले रहे हैं ग्लूकोज का, C2RT, ये तो कैंसिल हो जाएगा RT, तो IC1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2, IC1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये किसका है कंसंट्रेशन, NaCl का कंसंट्रेशन है, ये क्या लिखेंगे N1/V1, ये क्या हो जाएगा N2/V2, इसका मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसका मोल कैसे निकालेंगे, इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसका मास दिया है NaCl का, मोलर मास हम लोग निकालेंगे NaCl का, वॉल्यूम तो 100 ml एज्यूम किए हैं, ये जितना NaCl के एक्वा सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा उतना ग्लूकोज का ये तो कट जाएगा, दोनों टर्म इक्वल होगा, क्योंकि 100 ml एज्यूम किए हम, तो V1 इक्वल टू तो V2 है, V1 इक्वल टू V2, ये कट जाएगा वॉल्यूम, ये कटेगा, देखिए माने हैं V1 इक्वल टू V2 100 ml, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा
आई यहाँ W1 अपॉन M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2। रख लीजिए, आई की वैल्यू निकालना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चलेगा, इधर W2 M1 अपॉन M2 इंटू W1। W2 की वैल्यू कितना है, W2 क्या है हमारा, W2 तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का दिया है मास 7.2। एमोन किसका है, एमोन NaCl का, NaCl का कितना होगा 23 प्लस 35.5 यानी 58.5 NaCl का। M2 क्या है, ये M2 ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है ग्लूकोज का, इंटू W1 ये है 1.17 ग्राम, 1.17 ग्राम। इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, इसकी वैल्यू आएगा 2, आई इक्वल टू होगा 2। तो हमको कैलकुलेट करना था वन टॉप फैक्टर की वैल्यू। NaCl के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितना आ गया, NaCl के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो घर पर सॉल्व करिएगा। आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, आप अपने से खुद सॉल्व करेंगे और देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, और जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम देखेंगे आपका क्या सही है कि गलत है, और बाकी जो भी कमी होता है वीडियो में उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो आज यहीं वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।